वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज से हम एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पहला जो क्लास होगी क्लास 6 की होगी, साइंस की एनसीईआरटी है जी। तो इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन चैप्टर जो हैं 16 है। तो आज देखेंगे 1 से लेकर 8 तक। इसका नेक्स्ट पार्ट में 9 से 16 तक देखेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को अपने साथ शेयर कीजिएगा। मेरा नया चैनल है। इसमें पहला चैप्टर है भोजन, ये कहाँ से आता है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है। तो ये हो जाएगा सी पार्ट। शाकाहारी मांसाहारी दोनों सर्वाहारी में आते हैं। नेक्स्ट होते हैं, जो पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी, और जो जंतु खाते हैं उन्हें मांसाहारी। जो जंतु पादप दोनों खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तो मनुष्य एक सर्वाहारी जंतु है। नेक्स्ट है, मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद एकत्र कर इसे भंडारित करती हैं। तो इसे करती हैं ये फूल और उनका मकरकंद वर्ष में केवल कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। तो इसे इसलिए वो पूरे वर्ष क्या करती हैं, इसे एकत्रित करती हैं और उसका उपयोग करती हैं। निम्न से तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन, पौधे एवं जंतु भोजन के मुख्य स्रोत हैं। दूसरा, सभी पौधों की जड़, तना, पत्ती और पुष्पों को खाया जाता है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य हैं। और 4 नंबर है, कौवा जो है मांसाहारी जीव है। तो इसमें 1 और 4 हो जाएगा, 1 2 3। ऑप्शन नंबर देखते हैं, इसमें ये डी हो जाएगा। सभी पौधों की जड़, तना, पुष्प, पत्तियां को खाने योग्य नहीं उपयोग किया जा सकता। पौधों का कुछ विशेष स्थायी प्रयोग होता है। सभी पौधों में कुछ भिन्नताएं होती हैं। सरसों की पत्तियां बीज का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग के खाने योग्य होते हैं। कौवा क्या है, सर्वाहारी, मांसाहारी नहीं, केवल सर्वाहारी, सब कुछ खाता है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन है, शेर एवं बाघ, तो ये क्या है, दूसरे जंतु खाते हैं। तो इसका हो जाएगा दूसरे जंतु। शाकाहारी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो पादप उत्पाद खाते हैं। नेक्स्ट है फूल, पत्ता फूल गोभी क्या है, ये सब्जियां हैं। दूध, पनीर, घी, ये सभी जंतु के उत्पाद। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा चैप्टर है भोजन के घटक। अच्छा, इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पहला ये, निम्नलिखित में कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है। तो इसमें पोषक तत्व कौन कौन से आते हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 सारे आते हैं इसमें। भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी जो रुक्षांश होते हैं और जल भी होता है। आहारी रुक्षांश हमारे शरीर को कोई भी पोषक प्रदान नहीं करते हैं, ठीक है। भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 1 2 3। विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, और जो रुक्षांश होते हैं वो खाने को पचाने में के लिए सहायता करते हैं इसकी। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं। कई प्रकार होते हैं, इसमें मुख्य जो है कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं, और ये अमीनो अम्ल प्रोटीन के होते हैं। वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1 और 2। परंतु डी गलत है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है। वसा में सबसे ज़्यादा है। पोषक तत्वों के अलावा जल की भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जल क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। कुछ सीमा पर तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों से उपस्थित जल से होती है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने, मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को सही से बाहर निकालने में सहायता करता है। तो ऑप्शन इसके हो जाएंगे, सी नंबर है 1 व 2। नेक्स्ट ये एक्सप्लेन कर दिया मैं, ए वाला 6 वाला दिया गया है। जब विटामिन, अब जैसे इसमें आपको नहीं आता तो विटामिन सी का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्कर्वी हो जाएगा। डी का होगा विटामिन ए का हो जाएगा B1 बेरी, ये हो जाएगा रतौंधी, और डी का हो जाएगा रिकेट्स।
तो ऑप्शन देख लेते हैं इसके, ये हो जाएगा विटामिन बी की जगह बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, डी से रिकेट्स होता है, जो अस्थियाँ मुलायम होकर मुड़ने लगती हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो असत्य वो निकालना है। तो बी वाला ये विटामिन बी घाव बढ़ने में, तो विटामिन बी नहीं होता, विटामिन सी होता है इसमें। ये जो होता है त्वचा आँखों के लिए होता है रतौंधी से। विटामिन सी रोगों के लड़ने में सहायक होता है। डी हमारी अस्थियों और दांतों में कैल्शियम का शरीर के लिए। और ये विटामिन सी है, ये अगर भोजन में पका दिया जाए तो ये आसानी से नष्ट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, कैल्शियम, आयोडीन और लौह दिया गया है, तो बताना है। आयोडीन की वजह से तो लोहा महंगा होता है, लोहे में दंत क्षय ये नहीं होता है, कैल्शियम से अस्थि क्षय ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर है इसका ए, सॉरी ये होगा कैल्शियम में अस्थि, मतलब हड्डियों के लिए होती है ना, तो इसमें केवल 3 वाला सही नहीं है, ये सही है, 1 व 2। आयोडीन की कमी से महंगा होता है और कैल्शियम कमी से अस्थियाँ क्षय दंत क्षय से संबंधित है। लोहा की कमी से अतरक्तता जैसे हीमोग्लोबिन की और दिक्कत हो जाती है ना। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है? तो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से। ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसमें, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाती है। तीसरा चैप्टर है तंतु से वस्त्र तक। तो तागा या धागा पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो सही नहीं है उसको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये गलत है। इसमें सही होते हैं रुई जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशम तंतु रेशम कूट और कोकून से खींचा जाता है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। तागा अनेक तंतुओं की पतली लड़ियों से मिलकर बनता है। रुई जूट जैसे तंतु पौधों से प्राप्त होते हैं। जूट पटसन के रेशे होते हैं। पटसन एक द्विबीजपत्री रेशेदार पौधा है, पाट एवं पटुआ भी कहते हैं। रेशम को ऊन दोनों जंतुओं से प्राप्त होता है। रेशम तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। ऊन भेड़ बकरी खरगोश ऊँट तथा याक के बालों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें से पूछा है, संश्लिष्ट पूछा गया है जो मानव निर्मित है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? बी वाला 2 3 4। तो 2 3 और 4 ये फ्लैक्स और रेशम ये क्या है? ये मानव निर्मित नहीं है, ये प्राकृतिक है। तो फ्लैक्स को बोलते हैं जूट। कपास जूट फ्लैक्स रेशम ऊन तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त किया जाता है, ऐसा इसे प्राकृतिक बोलते हैं। और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें संश्लिष्ट बोलते हैं, जैसे पॉलिस्टर नायलॉन एक्रिलिक ये सारे इसके एग्जाम्पल है। भारत में पटसन जूट की खेती प्रमुख रूप से की जाती है, तो कहाँ की जाती है? ये हो जाएगा सी वाला। भारत में पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। पटसन मुख्यतः पश्चिम बंगाल बिहार और असम में की जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी 1 2 3। पटसन जूट पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। पटसन के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा नंबर, ये जो चैप्टर है चौथा है वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, इसमें से कौन सा विलेय है जो पानी में मिल सकता है? तो सी है 1 2 और 4। 1 2 4। अच्छा, मिट्टी का तेल सतह पर ही रहेगा तो ये नहीं मिलेगा। जल में अविलेय कहलाते हैं। मिट्टी का तेल क्या है? अविलेय है, ठीक है। तो इतना डिटेल नहीं है इसमें। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्टील की प्लेट, तेल लगा कागज़, गत्ते का डिब्बा और कांच, इसमें पारभासी क्या है? मतलब ट्रांसल्यूशन है जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो तेल लगा कागज़ हो जाएगा, स्टील प्लेट नहीं होगा, गत्ते का डिब्बा होगा, कांच से देख सकते हैं 2 3 4। ऑप्शन क्या है इसके? तो ए वाला दिया गया। वह पदार्थ जिसके आर पार देख सकते हैं तो ट्रांसल्यूशन कराते हैं, जिसके आर पार नहीं देखा जाता अपक कहलाते हैं। कांच पारदर्शी, गत्ते का डिब्बा अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण। ऐसे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है परंतु बहुत स्पष्ट नहीं दिखा तो ट्रांसल्यूशन बोलते हैं। पारभासी जैसे तेल लगा कागज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावटी में चमकदार होते हैं। हमारे चारों ओर वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी है। पदार्थों का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो कौन सा सत्य नहीं है? तो बी हो जाएगा, क्योंकि सारी जो वस्तुएं हैं एक ही प्रकार के पदार्थों से नहीं बनी है, ठीक है, भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी है। नेक्स्ट है इसका 5वां है चैप्टर पदार्थों का पृथक्करण। तो ये निष्पावन, निस्यंदन, निस्तारण ये सारे क्या है? पृथक्करण विधियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1 2 3। और इसके अतिरिक्त कौन कौन सी है? तो हस्तचयन, जो हस्तचयन है, हैंड पिकिंग, चालन है, अवसादन है, थ्रेसिंग, वाष्पन,
ये सारे पृथक्करण के कुछ उदाहरण हैं। दूसरा, पृथक्करण की विधियों के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है वो देखना है, तो ये हो जाएगा बी वाला, बी पार्ट हो जाएगा। रेत और जल के मिश्रण में रेत के सभी के भारी कण तली में बैठ जाते हैं और अपसादन की दृष्टि विधि द्वारा जल को उड़ेलकर पृथक किया जाता है, ये गलत है। इसमें पहला है, किसी मिश्रण के कणों के माप में अंतर का उपयोग चालन तथा निचंदन प्रक्रियाओं द्वारा पृथक्करण किया जाता है। और द्रव तथा उसमें अविलेय पदार्थों के अवयवों को निस्यंदन की विधि से पृथक्करण किया जाता है। वाष्पन की विधि से द्रव में घुले ठोस को पृथक करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसकी विलेयता बढ़ती है। नेक्स्ट है, छठा चैप्टर है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। पहला, औजारों में लोहे के फलक में बने वलय में लकड़ी का हत्था लगाने के लिए फलक के वलय वाले हिस्से को गर्म किया जाता है। गर्म करने से वलय में निम्नलिखित में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो इसका हो जाएगा बी। वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे में घेरे में छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं, इससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाता है। हत्था आसानी से उसमें जड़ दिया जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है, जिससे हत्था कस जाता है। इसीलिए इसका परिवर्तन जो बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए लोहे के रिम में कसने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कागज़ का जलना, दूध का दही बनना, नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के ढेर को बर्तन में बदलना। तो इसमें पूछा है जो रिवर्सिबल है, ठीक है, वो बताने हैं। तो इसमें डी हो जाएगा 3 और 4, 3 और 4। दूध से दही बनेगा तो वो वापस नहीं आएगा। नमक का पानी में घुलना, तो ये सारे रिवर्सिबल हैं। जैसे कागज़ का जलना, दूध का, ये सारे क्या उत्क्रमित नहीं है। नमक का पानी में घुलना, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट है, पौधों को जानिए, चैप्टर नंबर 7 है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो नहीं बताना इसमें हो जाएगा डी वाला, केवल 5। मूलांकुर नहीं है, बायदल है, पुंकेसर है, पुंखड़ी है और स्त्रीकेसर है। नेक्स्ट है, बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे जड़ कहते हैं। मूलांकुर में बीज संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा डी। जो सही है, पत्तियों में सिराओं का प्रतिरूप शिराविन्यास कहलाता है। ये जालिका रूपी अथवा समानांतर होता है। बी वाला है, पत्ती में पर्णव्रत और फलक होते हैं। सी वाला है, पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती हैं। तीसरा है, तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो ये सी हो जाएगा पहला। तना जल खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। बी वाला हो जाएगा दूसरा। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर ही पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं, 1 और 2। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें जो होती हैं मिट्टी से जल खनिज पदार्थों को अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता जमाए रखती हैं, ये सही है। जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त पत्तियों को पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं, नहीं रेशेदार नहीं होती, अपस्थानिक होती हैं। जबकि समानांतर शिराविन्यास युक्त पदार्थ जो होती हैं मुसला, तो ये दूसरा वाला सही जो है, इसमें सही जो है वो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसमें देखिए, जालिका रूपी शिराविन्यास युक्त जो पत्तियाँ होती हैं पौधे, वो मुसला उड़ती हैं, मुसलाधार जड़ होती है उनकी, और जबकि समानांतर शिलाविन्यास वाली उनकी रेशेदार होती हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करिएगा। नेक्स्ट है, 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है, तो आलू कोई जड़ नहीं है, ये तना होता है, ठीक है। जबकि गाजर, मूली, शलजम ये क्या है, सारे जड़ें हैं और खाने योग्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है, तो क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण में, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 1 2 3 4 5, प्रकाश भी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, क्लोरोफिल, और ये सारे चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी वाला, ये सी वाला। 1 2 4 5, एक सेकंड, तीसरा जो है ना वो प्रकाश की जरूरत नहीं है। पत्तियों द्वारा प्रकाश के हरे रंग के एक पदार्थ क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन पौधे के विभिन्न भाग में मंड के रूप में संग्रहित होता है। अब 8 नंबर जो चैप्टर है वो शरीर में गति, तो इसमें लिखा हुआ फिक्स्ड ज्वाइंट, ऑप्शन देख लेते हैं इसका पहले। डी वाला है
तो डी का हो जाएगा दूसरा। डी का दूसरा हो जाएगा, ये हिंज वाला होता है, ये गर्दन और सिर को जोड़ने के लिए किया जाता है। और बी वाला चौथा है ये धुराई संधि, ये गति ना करने वाली। सी का है कंदुखलिका, ये पहली हो जाएगी इसकी, सभी दिशाओं की गति प्रदान करने के लिए। बॉल एंड सॉकेट अचल संधि, एक ही दिशा में गति करने वाली। तो अचल संधि किस में होती है, ये अपने जो सिर होता है उसमें अचल संधि होती है। इसमें थोड़ा देख लेते हैं इसका। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली को धुराई संधि कहते हैं। ये बेलनाकार अस्थि एक छल्ले के रूप में घूमती है। अस्थियों के बीच की कुछ संधियाँ ऐसी भी होती हैं जो गति नहीं करती हैं, हिल नहीं सकती हैं, जैसे अचल संधि कहते हैं। ऊपरी जबड़े और कपाल में मध्य जो अचल संधियाँ होती हैं। कंदुखलिका बॉल एवं सॉकेट जॉइंट, ये कंधे और कूल्हे में होती हैं, ठीक है, सभी दिशाओं में गति कर सकती हैं। हिंज संधि कोहनी और घुटने में होती है, ये एक ही दिशा में होती हैं, तो हाथ एक ही जगह होता है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं, जिन्हें मोड़ा नहीं जाता, उन्हें उपास्थि कहते हैं। जैसे कान की अस्थि है, शरीर में संधियों में भी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। दूसरा है क्वेश्चन, मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा ए। इसमें पूछा सही कौन सा है, तो संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी कठोर मोटी हो जाती है, ये अस्थि को खींचता है। दूसरा है पेशी के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने और फैलने की अस्थियाँ गति करती हैं, तो ये गलत है। दूसरा, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के दो पेशियों के संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी इस शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तीसरा, केंचुए की शरीर रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका हो जाएगा ये वाला नहीं सही है। इसमें केंचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, परंतु उसमें पेशियां होती हैं। ये पेशियां इसके शरीर के घुटने, संकुचन और बढ़ने विस्तारण में सहायता करती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से एक केंचुए की गति होती है। तो केंचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। इसके शरीर के कुछ चिकने पदार्थ होते हैं, ये भी इसके चलने में सहायक हैं। केंचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाते हैं, उनका शरीर अनपच्चे पदार्थ को बाहर निकालता है। केंचुए द्वारा किया गया कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। चौथा क्वेश्चन है, केंचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये हो जाएगा बी। केंचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा, घोंगे कौन सा कथन इसमें देखना है, विचार करना है। घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल कहलाता है, परंतु ये अस्थियों का नहीं बना होता है। घोंगे के पेशी पाद चलने में उसकी सहायता करते हैं। तीसरा है, ये कवच घोंगे के वजन को संतुलित करता है, इससे भी इसे चलने में सहायता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें सही पूछा गया तो 1 और 2 हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। घोंगे का कवच इसका बाह्य कंकाल है, परंतु अस्थियों का नहीं बना होता है, तो ये गलत है। कवच एकक या सिंगल यूनिट होता है और ये घोंगे को चलने में कोई सहायता नहीं करता है, ये घोंगे के साथ खींचता जाता है, अतः कथन 3 गलत है। घोंगे के पाद एक मोटी मांसल संरचना के रूप में होते हैं जो दृढ़ पेशियों के बने होते हैं। घोंगा अपने इन्हीं पेशी पाद की सहायता से चलता है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन है, इसमें मिलान करना है, तो ये हो जाएगा। तिलचट्टा होता है तीसरा, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। तिलचट्टे का हो जाएगा ये तीसरा, इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है। बी का हो जाएगा पक्षी, पक्षी का बना हुआ इसकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। और सी का हो जाएगा दूसरा वाला, इस मछली का इसका शरीर धारा रेखी होता है। और डी का हो जाएगा सर्प का होगा, इसका शरीर अनेक वलय लूप में मुड़ा होता है, ठीक है। तो ये 1 से लेकर 8 तक हो गए हैं चैप्टर। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा 9 से लेकर 16 तक, वो दूसरे पार्ट में ये क्लास 6 का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी, साइंस वाली। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसके बाद सारी सीरीज़ जो आएंगी ना वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी और एनसीईआरटी पूरा करा देंगे। फिर इसका जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे करा देंगे, तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा।
तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।